नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो भी लोग करते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन तक पहुंचने में बरसों लगते हैं। मतलब वो एक तपस्या है जो तपस्या कर सकता है। मतलब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो, एमबीबीएस एमडी कर सकते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करते हो उससे दुगना या तिगना पढ़ाई करके हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, उससे पहले नहीं सीख सकते, क्योंकि उसका बहुत वास्ट एरिया है और प्रेडिक्शन तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत सारी कुंडलियों को आप लगाएंगे तभी भी आप गलत प्रूफ होंगे, सही प्रूफ होंगे, तब जाकर आप 15-20 साल की जब आपकी तपस्या हो जाती है तब जाके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन तक पहुंचते हैं। तो जितने भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो एक अल्टरनेट रूट ढूंढते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो प्रेडिक्शन हो ही नहीं पाती, तो वो या तो केपी एस्ट्रोलॉजी पर जाते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं एक्यूरेटली। और सबसे जो आसान है, मतलब जिसके अंदर ना कोई मैथमेटिक्स है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई ज्योग्राफी है, वो आपकी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड ये है कि साउथ इंडिया के अंदर 85 टाइप की नाड़ी यूज होती हैं, और ज़्यादातर 85 में से अराउंड 75 ऐसी हैं जो वो फैमिली लीगेसी के थ्रू जा रही हैं। पिताजी को पता है, उन्होंने अपने बेटे को बता दिया, और उसके बेसिस पर वो प्रेडिक्शंस देते हैं, और काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस होती हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड ये है कि जो सप्त ऋषि थे, 7 ऋषि थे, उन्होंने पार्वती जी ने, जो कि एस्ट्रोलॉजी को पृथ्वी पर लेकर आए भगवान शिव, और पार्वती जी ने उनसे कुछ क्वेश्चंस दिए और उनके जवाब उन ऋषियों से मांगे। ऋषियों ने जो जवाब दिए जिस तरीके से, उन्हीं चीज को बनाकर आज ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। और नाड़ी कई तरीके की होती हैं। आपका जो हमारा हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे भृगु नंदी नाड़ी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BNN बोलते हैं। अब ये दो नाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, एक भृगु नाड़ी है, एक नंदी नाड़ी है, दोनों अलग अलग नाड़ी है। दोनों के कॉम्बिनेशन से RG राव एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसको, और उन्होंने इसको कंबाइन करके एक नाड़ी नाम दिया जिसको बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं ओरिजिनल RG राव जी वाली भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाऊंगा। आपको अलग अलग यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ भी मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, वो गारंटी भी देते हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में कभी भी जो गारंटी दे रहा हो उसका वीडियो कभी मत देखिए दूसरी बार, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में गारंटी कभी नहीं होती। मैं हर क्लास में बोलता हूं, ये एक प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्टर जो है, जो प्रेडिक्शन दे रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, और वो कितना सात्विक है, कितना उसका रिलीजियस है, कितना उसमें धर्म में उसकी आस्था है। बगैर धर्म की आस्था के आप कभी भी प्रेडिक्शन दोगे वो करेक्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जो ईश्वर की मदद जब तक नहीं होगी, क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या है, ये इंसानों की विद्या है ही नहीं। तो ईश्वरीय विद्या है, तो ईश्वर में आप पूरी अपनी श्रद्धा रखें और इसी के बाद प्रेडिक्शन दें, तो आपकी प्रेडिक्शन सही जाने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि इसके कोई मैथमेटिकल सूत्र नहीं होते कि 2+2=4 हो जाएगा। यहाँ पर 2+2 22 हो सकता है, 2+2 0 हो सकता है, 2+2 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो उसने अपने बेसिस पर बताना है। अलग अलग लोग एक ही चीज के अलग अलग रिजल्ट आपको बताएंगे, मगर सही उसका होगा जो बहुत शुद्ध है, अंतरात्मा से शुद्ध है और ईश्वर में जिसकी पूरी आस्था है। तो एस्ट्रोलॉजी का पहला यह नियम है कि आपको ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हो वो शुद्ध माइंड से देना चाहिए, दूसरे की मदद करने का आपका हित होना चाहिए। मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि सेल्फ अपने लिए आप प्रेडिक्शन दे रहे हो, दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए ऑलवेज आप प्रेडिक्शन दीजिए, तो आपकी प्रेडिक्शन डेफिनेटली सही जाएगी। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। भृगु नंदी नाड़ी का जो मेरा कोर्स है, आपने सुना होगा, मेरे से बहुतों ने पूछा एडवांस क्या है, बेसिक क्या है। आपको देखिए, मैं जो ऑनेस्टली चीज़ बताता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं किसी भी चीज़ को एडवांस बोल सकता हूँ, किसी भी चीज़ को बेसिक बोल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं कह दूंगा नहीं, एडवांस में आपको आगे कराऊंगा, बेसिक में आपको आगे कराऊंगा। अच्छा, तो आगे जो भी हम कराएंगे तो वो आप उस पर मत जाइए। आप ये मेरा एक जो भी कोर्स है इसको आप ध्यान से कर लोगे, आपका भृगु नंदी नाड़ी कंप्लीट हो जाएगा, कोई एडवांस नहीं होता इसके बाद।
मैं आपको इंडिविजुअल इवेंट को ले लेके 2 महीने तक बैठा रहूं और मैं कह दूं ये एडवांस करा रहा हूं, उसके अलावा एडवांस और कुछ नहीं होता। आप जो मेरा एक कोर्स करोगे ये कंप्लीट भृगु नंदी नाड़ी है, इसमें मैं आपको एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैं उसके अंदर जो मर्जी ऐड कर दूं, मैं आपके 20 चार्ट लेकर उन पर कोई इवेंट बताऊं और उससे मैं एडवांस बता दूं, वो एक बात अलग है। मगर जो मैं आपको कराऊंगा इट इज कंप्लीट भृगु नंदी नाड़ी। इसके बाद लोगों ने जो अपनी बना रखी है उससे मुझे नहीं पता। तो अब मैं आपका शुरुआत यहां पर करूंगा, स्क्रीन में शेयर करूंगा वो आपको। तो ये हमारा BNN कोर्स है जिसको मैंने बेसिक कोर्स फॉर प्रेडिक्शन रखा है। बेसिक समझ के मत समझना, ये बेसिक है, ये कंप्लीट कोर्स है। सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, क्योंकि गणेश जी इसके इष्ट देव हैं एस्ट्रोलॉजी के। ओम गण गणपते नमः। और उनसे मैं आराधना करता हूं कि आप सब लोगों का और मेरा भी ये समय अच्छा जाए, हम आपस में आप सब लोग सीखकर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने और ये कोर्स हमारा सक्सेसफुल हो। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं और 12 राशियां होती हैं, ये सबको जानकारी है। 9 प्लैनेट आपको पता है, हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको बिल्कुल बेसिक भी ना पता हो वो मुझे आज मैसेज करेगा, मैं उसको अल्टरनेटिव रास्ते बता दूंगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का सबको नॉलेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो 9 प्लैनेट्स होते हैं आपके, सूर्य, सन जिसे बोलते हैं, मून दैट इज चंद्रमा, तीसरा आपका मार्स मंगल, चौथा आपका बुध जिसे हम मरकरी बोलते हैं, चौथा आपका जुपिटर या जिसे हम गुरु बोलते हैं, पांचवा आपका शुक्र या जिसे हम वीनस भी बोलते हैं, सैटर्न जिसे हम शनि बोलते हैं, और 2 शैडो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट हैं, राहु एंड केतु। ये आपके टोटल प्लैनेट्स हैं। 12 हाउस होते हैं कुंडली में। तो इन 12 हाउसेस का यहाँ भृगु नंदी नाड़ी में कोई भी यूज नहीं करेंगे हम। हाउसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा लेना देना केवल 9 प्लैनेट से होगा एंड 12 साइन, 12 राशियां होती हैं। तो वो एरीज या मेष राशि, नंबर 2 टॉरस या वृषभ राशि, नंबर 3 जेमिनाइन या मिथुन राशि, नंबर 4 कैंसर या कर्क राशि, नंबर 5 लियो या सिंह राशि, नंबर 6 वर्गो या कन्या राशि, नंबर 7 लिब्रा या तुला राशि, नंबर 8 वृश्चिक या स्कॉर्पियो, नंबर 9 आपका धनु या सेजिटेरियस, नंबर 10 मकर या कैप्रिकॉन, नंबर 11 कुंभ या एक्वेरियस, नंबर 12 पाइसेस या मीन। ये 12 राशियां होती हैं। कुंडली जो बनती है किसी भी नेटिव की, उसके अंदर 12 हाउसेज होते हैं, मगर यहाँ भृगु नंदी नाड़ी में उन हाउसेज से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उत्पत्ति इंसान की कैसे हुई, इंसान के ऊपर इन ग्रहों का क्या रोल है, हम कौन है और ये ग्रह कौन है हमारी जिंदगी के अंदर। तो बेसिक कंसेप्ट ये होती है, जो मार्स मंगल है वो एक्चुअली आपकी बॉडी या देह को रिप्रेजेंट करता है, देह कारक है, आपकी देह है वो मंगल है, और सूर्य वो आपकी आत्मा है। तो जब बॉडी मंगल और सूर्य का मिलन होता है, आपकी देह और आत्मा का मिलन होता है, तब हम पैदा होते हैं, कोई भी जीव पैदा होता है। और जीव को यहां पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो केपी इसमें भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो जीव कारक है, हम जो हैं वो जुपिटर है। हम किससे बने हैं? देह और आत्मा से मिलकर बने हैं। देह को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है? मार्स। मंगल आपके शरीर या देह को रिप्रेजेंट करता है। सन आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब शरीर के अंदर आत्मा आती है तब जीव पैदा होता है, तो वो जुपिटर है। अब जुपिटर पैदा होने के बाद ये डिफरेंट रोल होते हैं, किसके थ्रू पैदा होता है, क्या करता है, आपकी जिंदगी के जितने भी रिश्ते होते हैं, मून का एक रोल आता है। तो ये जो जीव बना, ये मून मतलब माँ के थ्रू इस अर्थ पर पैदा आता है। मून का मतलब मदर हो गई, आपके मदर के थ्रू इस जमीन के ऊपर आप पैदा होते हो, अर्थ के ऊपर आते हो। और यहां पर आप किन किन से मिलते हो? मरकरी, वीनस और सैटर्न। मरकरी आपके कौन है? छोटे बहन भाई हो सकते हैं। मरकरी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मरकरी आपके मामा हो सकते हैं। मरकरी आपके कजन्स हो सकते हैं। वीनस आपकी बड़ी बहन हो सकती है। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी स्त्री हैं, लेडीज, वो सब वीनस हैं, आप लेडीज से मिलेंगे। सैटर्न आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपसे बड़े हैं, वो सैटर्न है। तो इन सबसे जब एक व्यक्ति पैदा होता है इस जमीन के ऊपर,
तो वो पैदा होता है, वो मार्स और सन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें देह के अंदर जब आत्मा आ जाती है और उससे जीव बनता है, वो अपनी माँ के थ्रू यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो कई तरीके के लोग, बहन भाई और रिश्तेदारों से मिलता है। मगर रास्ते में उसके यहाँ पर राहु और केतु भी आते हैं। राहु और केतु शेडोई प्लेनेट है, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आपका भ्रम है। आपकी जिंदगी जो पूरी चलती है वो भ्रम पर चलती है। हम जो भी देखते हैं वो ना है और ना था ना रहेगा। हमें जो भी दिखाई दे रहा है उसमें जो मैंने इन ऊपर प्लैनेट्स का नाम लिया है यही सत्य है, इसके अलावा सभी कुछ असत्य है। जो हम देखते हैं वो सारा भ्रम है। जो कल नहीं था और कल नहीं होगा, मतलब आज की डेट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो ना तो कल था, मैं आपसे इस ऑनलाइन बात कर रहा हूं इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ये कल नहीं था और बाद में भी ये नहीं होगा, कुछ और कुछ आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं भ्रम। और ये सभी कुछ राहु और केतु है जो आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी भ्रम की स्थिति है, जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं वो रियलिटी नहीं है। हम जिस भी चीज के पीछे दौड़ते हैं वो सब कुछ भ्रम है। रियलिटी, एक इंसान जब एक आत्मा एक देह के अंदर आती है तो उसे जीव ऑक्सीजन चाहिए होता है, खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी सारी रिक्वायरमेंट आपकी पैदा की हुई है और कोई रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। मकान भी हमारी पैदा की हुई रिक्वायरमेंट है। पहले लोग आपके जो पैदा होते थे या जो और लोग जीव पैदा होते हैं उनके लिए किसी मकान की जरूरत नहीं होती, वो अपना सर्वाइव कर जाते हैं। ईश्वर ने इस तरीके से प्रबंध किया हुआ है। तो यहाँ पर राहु का असर है और कलयुग राहु का ही युग है। चारों तरफ आपको राहु दिखेगा। तो राहु एक्चुअली, आप जब भी किसी भी तरफ आकर्षित होते हो, आपका माइंड कहीं भी डाइवर्ट हुआ, बिगिन हुआ, आप कोई गलत आदत में पड़ रहे हो, अच्छी आदत में पड़ रहे हो, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, पहली नजर में आपके मन के अंदर उसकी इच्छा पैदा हो रही है, मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे पढ़े लिखे होने चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, वो सब राहु है। राहु इज स्टार्टिंग। जो आपका शरीर बना, आप सब बहन भाइयों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, मगर जैसे ही राहु आया वो आपको सबसे अलग करेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर अलग तरीके के विचार लेकर आएगा, अलग तरीके की चीजों को आपसे स्टार्ट करवाएगा। आपको कोई भी अच्छी आदत या बुरी आदत जिसकी भी शुरुआत करेगा वो राहु करेगा। जब तक राहु का रोल नहीं आएगा आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और सही तरीके से चलेंगे। तो राहु इज द बिगिनिंग, हर चीज की शुरुआत राहु है। और इसी तरीके से यहां पर केतु डिटैचमेंट है। आप जो भी कर रहे होंगे उससे केतु आपको अलग करके ले जाएगा। केतु के अंदर आपको पता है, राहु के अंदर सर होता है और सारी इच्छाएं आपकी आंख से पैदा होती हैं, मुंह से पैदा होती हैं, ब्रेन से पैदा होती हैं। तो राहु के अंदर ये तीनों चीजें हैं। वो राहु ही देखेगा हर चीज को, क्योंकि आंखें होती हैं उसके पास। वो हर चीज को देखेगा, आपके दिमाग के अंदर डालेगा। आपको क्या खाना है उसके लिए भी राहु वो करेगा, आपको क्या नशा करना है उसके लिए भी राहु शुरुआत करेगा, आप क्या देखना चाहते हो, क्या रहना चाहते हो, सारी इच्छाएं राहु पैदा करेगा। और केतु के अंदर सर नहीं है, वो सर उससे डिटैच है, उसको बगैर नीचे नीचे का पोर्शन है। तो वो कुछ देख नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता, कुछ सुन नहीं सकता। तो वो हर चीजों से आपको डिटैच करके लेके जाएगा। तो आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की शुरुआत होगी वो राहु है और किसी भी चीज का अंत होगा वो आपका केतु है। आपके घर के अंदर जो बाउंड्री है, आप यदि बाउंड्री वाला आपका घर है तो उसमें राहु और केतु दोनों का निवास होता है बाउंड्री में। आपके घर की शुरुआत में राहु बैठा होता है और आपके घर के अंत में केतु होता है। तो राहु और केतु आपके घर की पेरीफेरी या बाउंड्री होती है। तो इस तरीके से हमारा इन प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। जो हमारा शरीर बनता है, हम जो आगे चलते हैं, तो वो इस तरीके से इन प्लैनेट्स का यहाँ पर रोल है। इंट्रोडक्शन जो आता है भृगु नंदी नाड़ी का, भृगु और नंदी दो मैंने बता ही दिया था आपको। तो वो दो आपके ऋषि थे और उनकी जो नाड़ी है उसको मिलाकर आरजी राव ने एक कंसेप्ट बनाया है जिसे भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। इसमें क्या करना है देखिए, बाकी एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है स्टार्टिंग में मैं वो बताऊंगा। इट इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेनेट कारगत। यहाँ पर प्लेनेट के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, कौन सा ग्रह किस चीज का सिग्निफिकेटर है, ये जिसे याद है उसके लिए भृगु नंदी नाड़ी बहुत आसान है। आप सारा कुछ जो करोगे वो केवल प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के बेस पर करोगे बस, कि सूर्य किन किन चीजों का कारक है, इस चीज पर बड़ा हमें जोर देना है। ये बेस्ड है ऑन ट्राइन एंड डायरेक्शन। ट्राइन और डायरेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग में मैं केवल बता रहा हूं। ये आपका बेस्ड है सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्राइन एंड डायरेक्शंस, कंजंक्शन, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, एस्पेक्ट।
ये केवल फैक्टर्स यहां पर यूज करेंगे। पूरी भृगुनंदी नाड़ी में जो मैंने यहां पर वर्ड लिखे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखेंगे। ना किसी प्लेनेट की हम लॉर्डशिप देखेंगे, ना किसी प्लेनेट का कुछ और देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे किन प्लेनेट के क्या सिग्निफिकेशन है। त्रिकोण जो होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लेनेट की डायरेक्शन क्या है उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। युति या कंजंक्शन कैसा होता है, यहाँ का कंजंक्शन अलग है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ भृगुनंदी नाड़ी का मतलब यही चीजों को हम डिस्कस करेंगे जो मैं अभी लिख रहा हूं। आपको त्रिकोण समझ में आना चाहिए, प्लेनेट की कौन सी डायरेक्शन है वो समझ में आनी चाहिए, युति या कंजंक्शन समझ में आना चाहिए। यहाँ का कंजंक्शन आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंजंक्शन से अलग होता है। एक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आएगा, उसे हम देखेंगे। प्रोग्रेशन टर्म केवल नाड़ी में ही यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता। एक ट्रांजिट का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो ट्रांजिट आपने वैदिक जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी पढ़ा होगा, मगर यहां पर ट्रांजिट अलग तरीके से लगाते हैं। एक एस्पेक्ट का कंसेप्ट होता है। दृष्टि, यहाँ की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है जो आप बाकी दृष्टि पढ़कर आए हो। इंपॉर्टेंट ट्रांजिट यहां पर जो देखे जाएंगे, 4 जो आपके प्लेनेट हैं स्लो मूविंग, जो एक राशि में ज्यादा समय तक रहते हैं, उनके ट्रांजिट को हम पढ़ेंगे। वो होता है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। फॉलोशिप टेक्निक वर्क, यहां पर फॉलोशिप टेक्निक यू करेंगे, कौन किसे फॉलो कर रहा है, इसमें सारा इसी पर बेस्ड होगी है। कौन किससे युति बना रहा है, कौन सा प्लेनेट किसे फॉलो कर रहा है, कौन किसे फॉलो कर रहा है, कौन किसके साथ किसको देख रहा है, इसी पर बेस सारी की सारी प्रेडिक्शंस होंगी। यहाँ पर ना कोई राजयोग है, ना कोई और किसी तरीके के योग है, ना कोई केंद्रीय त्रिकोण है, ना ही यहाँ पर कोई छठा भाव है, नहीं 8वां भाव है, नहीं 12वां भाव है, कोई चीज नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर जो कंसेप्ट है इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, जिन्हें मैं 1 by 1 आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस, लग्न इज नॉट यूज। यहाँ पे लग्न का कोई रोल नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई भी लग्न हो। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में यदि किसी के बर्थ टाइम में भी आपका थोड़ा बहुत काफी भी अंतर है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उसी के बेस पर भी हम इसको आंसर कर पाएंगे। सो ये लग्न यूज नहीं करते इसमें। ऑल द चार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज। जितने भी कुंडलियां हैं उनकी लग्न को हम एरीज में बदल देंगे। मेष राशि की लग्न बना लेंगे, उसकी चाहे जो मर्जी लग्न हो। आप क्या करोगे, मेष राशि को लग्न बनाकर देखेंगे, या बहुत सारे केस में हम जुपिटर या गुरु जहां पर बैठा होता है उसे लग्न बना लेते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे यूज करते हैं। पहली बात, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कोई लग्न नहीं होती है, मान लीजिए आप, कोई असेंडेंट नहीं होता। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर क्योंकि आप हैं, जीव है, आत्मा है, सेल्फ है, हम खुद जुपिटर हैं, तो जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। तो यहां पर जब भृगुनंदी नाड़ी में हम एनालिसिस करते हैं, 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, या तो आप एरीज मेष राशि को हमेशा लग्न बना लो, किसी की भी कुंडली और मेष राशि को लग्न बनाकर हम शुरुआत करेंगे। या फिर जहां पर भी जुपिटर जिस भी राशि में बैठा हुआ है, आपने कुंडली वही बनानी है, जन्म कुंडली जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं, राशि चार्ट बोलते हैं, उससे उसी से शुरुआत करनी है। मगर आप उसकी लग्न जहां पर जुपिटर बैठा है उसे बना लो। दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, या तो आप हर एक कुंडली जिस मर्जी की कुंडली देख रहे हो, एरीज को लग्न बनाकर हम देखेंगे, या फिर जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसको लग्न बनाकर देखेंगे। नवाम शाखा यहाँ पर कोई यूज नहीं है, किसी भी डिविजनल चार्ट का कोई यूज नहीं है, केवल जन्म कुंडली को यूज करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कोई भी रेमेडीज नहीं है कि हम कोई रेमेडीज बताएं, या जो लोग रेमेडीज बताते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड हैं। आरजी राव सर ने कोई भी रेमेडीज नहीं बताई थी, उन्होंने केवल स्पिरिचुअल रेमेडीज बताई थी। वो मैं आपको इस कोर्स के एंड में बताऊंगा कि किस चीज की क्या स्पिरिचुअल रेमेडीज आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज भृगुनंदी नाड़ी एंड हाउ टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन थ्रू इट। क्या है भृगुनंदी नाड़ी? इसको मैंने शुरुआत में मैं यही आंसर आपको देता जा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग के अंदर ये क्लियर हो कि ये है क्या बेसिकली और औरों से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी इज ए ब्रांच ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाई श्री RG राव जी। इट इज कंपाइल्ड टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन विच केम आफ्टर रिसर्च ऑन भृगु नाड़ी एंड नंदी नाड़ी। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी का। और देखिए इसमें इन दिस कोई भी दशा सिस्टम यूज नहीं करते। सबसे बड़ा फायदा है हमें कोई दशा नहीं यूज करनी। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है दशाओं को अप्लाई करने में। कोई डिविजनल चार्ट यूज नहीं करते, वर्क कुंडली एक भी यूज नहीं होगी इसके अंदर। आपको एग्जैक्ट टाइम की भी जरूरत नहीं है, 5, 10, 15 मिनट का यदि टाइम डिफरेंट हो तभी भी इसको हम यूज कर सकते हैं।
आप एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हो। केवल D1 चार्ट हम यूज करते हैं, लग्न चार्ट यूज करते हैं, बाकी कोई चार्ट यूज नहीं करना, कोई दशाएं यूज नहीं करनी। और ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। और जो बिल्कुल न्यू कमर, जिसने कभी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं की, वो भी इसके बेस पे प्रेडिक्शन करेगा। इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज लिख दिया है मैंने, सेंटेंस एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है। यहां पर कारकत्व इंपॉर्टेंट होते हैं प्लैनेट्स के। तो मेन प्लेनेट जो होता है यहाँ पर, जो मेन ग्रह है आपका, वो जुपिटर होता है। और जुपिटर जहां पर भी जाता है वो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। कैसे जाएगा वो हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने आपको जो 12 राशियां बताई थी, ये 12 राशियां होती हैं आपकी: एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, जिसे हम हिंदी में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि बोलते हैं। इन राशियों के स्वामी होते हैं सभी के लॉर्ड। सभी को राशियों के लॉर्ड पता होने चाहिए। तो ये आप में से सभी को आते होंगे ऑलमोस्ट, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसे नहीं पता है वो देख ले। एरीज जो होती है मेष राशि, उसका स्वामी मंगल होता है। और साथ साथ स्कॉर्पियो का स्वामी भी मंगल होता है। 8 साइन, 1 और 8 नंबर भी पता होने चाहिए। और आपको नेम भी इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होने चाहिए। एरीज एंड मार्स दोनों का स्वामी, वो सॉरी, स्कॉर्पियो का स्वामी मार्स होता है। फिर टॉरस, जिसे हम वृषभ बोलते हैं, और तुला, इन दोनों का स्वामी शुक्र या वीनस होता है। फिर जेमिनाइन और आपका वर्गो, जिसे हम बोलते हैं मिथुन और कन्या राशि, इन दोनों का स्वामी मरकरी या बुध होता है। कैंसर या कर्क का स्वामी आपका चंद्रमा होता है। लियो मीन सिंह का स्वामी आपका सन या सूर्य होता है। इसके बाद सेजिटेरियस एंड पाइसेस मीन्स धनु और मीन का स्वामी जुपिटर या गुरु होता है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, जिनका नंबर 10 और 11 होता है, उनका स्वामी, कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर, एक्वेरियस मीन्स कुंभ, उनका स्वामी सैटर्न या शनि होता है। तो हमें सभी की लॉर्डशिप पता होनी चाहिए, किस राशि का स्वामी कौन है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। राशियों का यूज करेंगे हम, इसमें भावों का यूज नहीं करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी में प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और वो किस राशि में, इसका यूज होगा। राशि एक्चुअली प्लेनेट के एनवायरमेंट को बताती है। राशि का मतलब ये होता है कि वो प्लेनेट किस एनवायरमेंट में जाकर बैठ गया है। इसको आप समझिए। अभी राशि का हम यूज करेंगे। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको किस एनवायरमेंट में रखा जाता है उस पर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। सपोज आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपको जो फल देने हैं नहीं कर पाओगे। आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आपको यदि फेमिलियर एनवायरमेंट है, अच्छा एनवायरमेंट है, चारों तरफ सारी सुविधाएं हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल रहते हो, वो एनवायरमेंट है, तो आप अच्छे रिजल्ट दे पाओगे, ऐसा मानकर चलें। तो कोई भी राशि, हर एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर राशि में आपने उच्च और नीच सुना ही होगा सभी ने। तो उच्च और नीच का मतलब यही है कि प्लेनेट उच्च का वहां पर होता है जहां उसके लिए सुटेबल एनवायरमेंट होता है, बेस्ट एनवायरमेंट हो, वहां उस प्लेनेट को हम उच्च का बोल देते हैं। उच्च का और कोई मतलब नहीं होता, कि उस जगह पर वो प्लेनेट बहुत कंफर्टेबल है, मजे में है। तो जो प्लेनेट मजे में और कंफर्टेबल होगा, उसको काम करने की पूरी आजादी है, तो वो आपको रिजल्ट भी देगा, क्योंकि उसको पूरी आजादी है। नीच का मतलब वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर बैठ गया जहां पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ना खाना उसकी पसंद का है, ना रहना उसकी पसंद का है, ना घर उसकी पसंद का है, लोगों की भाषा उसको समझ में नहीं आती और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया, तो वो रिजल्ट क्या देगा, वो तो अपना टाइम पास करेगा। ऐसे नीच का होता है। तो हर एक प्लेनेट जब किसी राशि में बैठता है तो वो राशि उसके एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, चाहे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करें या किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी करें। प्लेनेट की राशि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और राशि उसके एनवायरनमेंट को बताती है। इसीलिए जो उच्च नीच वगैरह राशियों के बेस पर डिसाइड किया गया है। कहते हैं ना, शत्रु राशि में जाकर बैठ गया। शत्रु राशि का मतलब एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, दुश्मन के घर में जाकर आप बैठ गए हो, तो दुश्मन के घर में आप क्या है, घुटे घुटे रहोगे, कंफर्टेबल नहीं रहोगे। इसलिए राशियों की इंपॉर्टेंस होती है। सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट की बात करेंगे यहाँ पर 1 बाई 1। इसमें मैं 2 चीजें आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। सिग्निफिकेशंस मैंने 2 हिस्सों में, कई बार मैं अलग अलग तरीके से इस चीज को बताऊंगा, और कई बार इसलिए बताऊंगा कि जो सारा खेल सिग्निफिकेशंस का है। भृगुनंदी नाड़ी इज नथिंग, जो इसकी ग्रामर है वो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सारे की सारी आपकी प्रेडिक्शन इस पर बेस्ड होंगी कि प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, 2 प्लेनेट जब मिलते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। सारी भृगुनंदी नाड़ी इसी पर बेस्ड है।
इसमें ना कोई मैथमेटिक्स है ना कोई कैलकुलेशन है। तो सिग्निफिकेशंस आपको अभी से आज की क्लास के बाद जो भी मैं कराऊंगा इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको सभी को सिग्निफिकेशन सभी प्लेनेट का याद होने चाहिए। सिग्निफिकेशन याद नहीं करोगे और आप इसमें एक बार वीडियो को आप बाद में भी देख लें, पीडीएफ को नहीं पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। और सिग्निफिकेशन आपको प्लेनेट के पता है तो इसमें आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप क्लास अटेंड करोगे उससे सीख जाओगे। सिग्निफिकेशन में 3-4 बार लिखूंगा तो आपको रिपीटेटिव लगेंगे, कोई बात नहीं, आप उन्हें ध्यान रखें, मैं पर्पसफुली 3-4 बार लिखा हुआ है। मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स इन भृगुनंदी नाड़ी। मेन मतलब कौन सा प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मेनली। तो जो शनि है वो कर्म कारक है। भृगुनंदी नाड़ी में जब भी आपको प्रोफेशन देखना है, नौकरी देखनी है किसी की, तो वो शनि को देखेंगे हम। किस तरीके से देखेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर शनि कर्म कारक है, जुपिटर जीव कारक है। जीव मीन्स सेल्फ। जुपिटर हमको रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर की स्थिति हमारे बारे में स्थिति को बताएगी, सैटर्न की स्थिति हमारे कर्म नौकरी के बारे में बताएगी। तो आपसे प्रश्न नौकरी के बारे में पूछा जाएगा, हेल्थ के बारे में, पर्सन के बारे में पूछा जाएगा तो जुपिटर होगा। मार्स देह बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ईगो घमंड को रिप्रेजेंट करता है, एनिमिटी शत्रुता को रिप्रेजेंट करता है। मार्स यहाँ पे एक तो बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, ईगो को और एनिमिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मून चंद्रमा आपको पता है मन है, ये माइंड है, ये चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा बहुत जल्दी फास्ट चलता है, ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का, जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो चंद्रमा जहां पर भी आएगा ब्लेम लगने की पूरी संभावना होती है। चंद्रमा ब्लेम है। चंद्रमा ने इस तरीके का कुकृत्य किया था। चंद्रमा आपको पता होगा जब आप ग्रहों की वो जाओगे सिग्निफिकेशन में, तो चंद्रमा बृहस्पति की वाइफ को लेकर चले गए थे, तारा को, और उनसे जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो बुध थे। तो बुध चंद्रमा की एक तरीके से नाजायज संतान थी। तो चंद्रमा इसी तरीके का है। इसके बाद इसको श्राप लगा और ये इसीलिए आपका कृष्ण पक्ष में निर्बली हो जाता है। फिर शिव जी ने इसको आशीर्वाद दिया। तो जब भी चंद्रमा का रोल आएगा ये ब्लेम करेगा। राहु के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये माया है, इल्यूजन है। तो आज के समय में आप जिस भी दुनिया में जी रहे हो वो इल्यूजन है केवल, ये कुछ भी सत्य नहीं है। ईश्वर सत्य है जो सनातन है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। मगर जो आप देख रहे हो वो कल नहीं था और कल नहीं होगा, वो सब कुछ इल्यूजन है। केतु मुक्ति है। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं इन्हें आप इन पर फोकस करें। केतु मुक्ति है, एंड और कट, रिजेक्ट, ये तीनों 4 चीज जो लिखी है, किसी भी चीज का अंत केतु है, किसी भी चीज में कट केतु है और किसी चीज का रिजेक्शन केतु है। तो केतु का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। जब भी आप प्रोफेशन देखोगे तो हम देखेंगे शनि के साथ केतु मिल गया आपकी नौकरी खा जाएगा, जुपिटर के साथ मिल गया आपको धार्मिक बना देगा। एंड का मतलब धार्मिक बनाना भी होता है। सन जो सूर्य है वो आपकी आत्मा है, गवर्नमेंट है, सरकार। सूर्य जहां आ गया वहां सरकार होगी, रॉयल्टी आ गई, अथॉरिटी भी सूर्य है। मरकरी बुद्धि है, बुध है बुद्धि मीन्स ब्रेन, और इंपल्सन है। इंपल्सन का मतलब जो मरकरी चंचल बनाता है हमें। जो लोग बहुत मजाकिया होते हैं, चंचल टाइप होते हैं, स्टेबल नहीं होते, इधर उधर की बातें करते हैं, हालांकि उनके अंदर दिमाग ज्यादा तेज होता है, फिर भी वो मरकरी है। और ये शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है मरकरी। फर्दर आता है शुक्र। शुक्र भोग को रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम है, लग्जरी, डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। ये वेल्थ और धन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। वेल्थ जब भी देखनी है, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र से वेल्थ नहीं देखते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र से हम आपका भोग या लग्जरी देखते हैं। यहां पर आपको सैटर्न से हम उतना कर्मा नहीं देखते, सैटर्न से हम वो देखते हैं, परेशानियां ज्यादा देखते हैं हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यहां पर सैटर्न इंपॉर्टेंट है, इससे कर्मा देखते हैं। वीनस से हम भोग या लग्जरी देखते हैं। फर्दर और सिग्निफिकेशंस देखिए यहाँ पर, इनको मैं बाद में भी रिपीट करूंगा। मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स, इन्हें बोलते हैं रिलेशंस। आपको कोई भी रिश्ते देखने हैं, भृगुनंदी नाड़ी की एक ब्यूटी है, आप अपनी ही कुंडली में बैठकर अपने पूरे रिश्तेदारों के बारे में सारी बातें बता दोगे। इसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी बातें भी पता चल जाती हैं कि अपनी कुंडली आप किसी को दिखाओगे, आप खुद जब सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा उस व्यक्ति के बारे में। आप ऐसी ऐसी बातें पता कर सकते हो इसकी हेल्प से। यदि आपको देखना आ जाता है कि वो बंदा भी सरप्राइज होगा कि इसको ये कैसे पता चल गया।
आपके अपने भाई से कैसे रिश्ते हैं, पिता से कैसे रिश्ते हैं, अब आपके भाई के उसकी वाइफ से कैसे रिश्ते हैं, ये भी वो बता देगा। आपके जो भी है बड़े ब्रदर के अपनी वाइफ से कैसे रिश्ते हैं, उसके अपने बच्चों से कैसे रिश्ते हैं, ये भी भृगु नंदी नाड़ी के अंदर आप बता सकते हो। तो इसमें आपको रिश्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सूर्य यहाँ पर पिता और सन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बीएनएन के अंदर सूर्य को हम, आपको पिता को देखना है तभी भी हम सूर्य देखेंगे, और सन को देखना है तभी भी हम सूर्य देखेंगे। मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, देखिए फीमेल के केस में, और मार्स ब्रदर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, भाइयों को भी रिप्रेजेंट करेगा। मरकरी आपका आ गया वो फ्रेंड, मेल और फीमेल किसी को भी, साथ ही में लास्ट ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, जैसे आप 3-4 बहन भाई है तो सबसे आखिरी बहन भाई को मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपका एक ही छोटा बहन भाई है तब आप उसको किसी और से, वीनस से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मून से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टर्स को, मगर जो है आपके 2-3 बहन भाई हैं तो सबसे आखिरी वाले बहन भाई को मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा लवर जो भी है वो उसको हम मरकरी से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। जुपिटर खुद होते हैं आपका गाइड और गुरु, तो गाइड और गुरु तो हम वैदिक में भी मानकर चलते हैं, मगर यहाँ पर सेल्फ को जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस शुक्र के बारे में यहाँ पर देखिए 2 राय हैं, मैं दोनों राय बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जुपिटर से ही मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर बहुत सारे लोग, और आरजी राव सर खुद भी, जो फीमेल नेटिव को शुक्र से रिप्रेजेंट किया करते थे, उन्होंने कई जगह पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो फीमेल नेटिव को वो शुक्र से रिप्रेजेंट किया करते थे। हम दोनों से लेके प्रेडिक्शन करेंगे। शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, रिश्तों में ध्यान रखना। हर इन जनरल जितनी भी फीमेल आपकी लाइफ में होती हैं सभी को वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है वीनस, एल्डर सिस्टर को वीनस रिप्रेजेंट करेगा, आपकी एल्डर डॉटर को वीनस रिप्रेजेंट करेगा, डॉटर इन लॉ को भी वीनस रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपकी 2 बहनें हैं तो जो बड़ी वाली बहन है उसको वीनस रिप्रेजेंट करेगा, उससे छोटी वाली बहन को मून रिप्रेजेंट करता है। देखिए वीनस और मून दोनों फीमेल हैं, आपके प्लैनेट्स में वीनस और मून फीमेल है। आपकी लाइफ में यदि 2 फीमेल हैं किसी भी रिश्ते में तो पहले को वीनस रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे को मून रिप्रेजेंट करेगा, और 2 से ज्यादा 3 है तो सबसे छोटे को आपका मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी लाइफ के अंदर यदि एक फीमेल है तो वो वीनस होगी। आपकी लाइफ के अंदर 2 फीमेल है, फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है, आपकी डॉटर इन लॉ हो सकती है, पुत्र वधू हो सकती हैं, तो आपकी खुद की बेटियां हो सकती हैं। तो यदि वो 2 हैं तो पहले वाले को शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले को मून से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 से ज्यादा हैं तो जो सबसे छोटा है उसे हम मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करेगा। मार्स जो रिप्रेजेंट करता है वो छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है, और पर्टिकुलरली ब्रदर्स को, यहाँ पे बहन से रिप्रेजेंट नहीं करते मार्स को, ये मेल प्लैनेट है, वो आपके छोटे ब्रदर को रिप्रेजेंट करेगा, और सैटर्न एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करेगा। राहु पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके दादा दादी को, और मेनली दादा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना को रिप्रेजेंट करेगा मेनली, नाना नानी दोनों को केतु से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये रिश्ते पता होने चाहिए। आपने देखना है कि आपका राहु का कोई रोल आ रहा है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का वहां पर रोल आएगा, किस तरीके से आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, पर ये सिग्निफिकेशंस आपको याद होने चाहिए। मैं आगे बोलूंगा दादाजी तो आपको पता होना चाहिए कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ, आगे बोलूंगा एल्डर ब्रदर तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एल्डर ब्रदर के सैटर्न की बात कर रहा हूँ। यदि आपको कहें कि आपकी एल्डर सिस्टर है तो वीनस की बात कर रहा हूँ, वाइफ का मतलब वीनस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप एक रिश्ते को प्लेनेट के फॉर्म में जान जाओगे तो भृगु नंदी नाड़ी जान जाओगे। हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो जैसे ही मैं हस्बैंड बोलूंगा तो हस्बैंड नहीं, आपको मार्स सुनाई देना चाहिए। जैसे ही मैं कहूंगा आपको फ्रेंड तो आपको मरकरी सुनाई देना चाहिए। जैसे ही मैं कहूंगा गुरुजी तो आपको जुपिटर सुनाई देना चाहिए। जैसे ही मैं कहूंगा दादाजी तो आपको राहु दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही मैं कहूंगा फादर तो आपको सन दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे फादर मतलब सन, कुंडली में सूर्य दिख रहा है तो आपको फादर दिख रहे हैं या आपका बेटा दिख रहा है, दोनों को वहीं से देखेंगे। कुंडली में यदि मून दिखाई दे रहा है तो आपको मदर दिखाई दे रही है। मून यदि पीड़ित है तो हम बताएंगे कैसे पीड़ित है, इसका मतलब आपकी मदर पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है तो रिश्तों में मदर पीड़ित है। शुक्र पीड़ित है तो रिश्तों में आपकी वाइफ पीड़ित है या आपकी डॉटर पीड़ित है, जिसके बारे में आप देखना चाह रहे हो वो पीड़ित है। सैटर्न पीड़ित है, इसका मतलब आपका
भाई भी पीड़ित हो सकता है, एल्डर, इस तरीके से हम देखेंगे। तो इन रिश्तों को प्लेनेट से आपने पूरी तरीके से इंटरलिंक करके अपने माइंड के अंदर रखना है। यहां पर फर्दर मैंने इसको कारकत्व और सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट को यहां पर कंबाइन कर दिया है। आपको रिपीटेटिव लगेगा, मगर रिपीटेटिव इंटेंशनली मैंने किया हुआ है। सूर्य पर यहां पर मैंने लिखा है फादर सन, साथ में नेम और फेम को भी सूर्य रिप्रेजेंट करेगा। राइट आई को भी सूर्य रिप्रेजेंट करेगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। मून को मदर, ट्रेवल से जब भी देखनी है चंद्रमा। वाटरी प्लेसेस, ये रेमेडी होती है मून की भृगु नंदी नाड़ी में, कि आपका मून पीड़ित है, आपकी 7.5 चल रही है, तो जहां पर पानी बह रहा हो, झरने हो, वहां जाकर आप घूम के आइए 5-7 दिन, 7.5 का असर कम हो जाएगा। लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है मिल्क को, और लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो आईज है उसमें राइट आई को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट आई को मून रिप्रेजेंट करता है। मार्स, हस्बैंड, सेकंड यंगर ब्रदर, ब्लड, टीथ एंड मशीनरी को रिप्रेजेंट करेगा। मशीनरी जरूर याद रखना इसके अंदर, आपके टीथ को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। मरकरी, थर्ड यंगर ब्रदर, सबसे छोटा भाई मान लीजिए, जो मैं बता चुका हूं। मरकरी में जो अब आपको याद रखना है, एजुकेशन, जब भी हम किसी व्यक्ति की एजुकेशन देखेंगे तो आपको मरकरी देखना पड़ेगा। फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मैं अभी बता चुका हूं। बिजनेस का कारक भी मरकरी होगा, यहां पर सिग्निफिकेटर ऑफ बिजनेस भी मरकरी है। जुपिटर, वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर फैट, मोटापे को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। जब भी देखना है आपको जुपिटर का अच्छी स्थिति में होगा तो पर्सन मोटा मोटा भी हो सकता है। टेम्पल, प्रेस्टीज, जज एंड मिनिस्टर, इन सभी को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। शुक्र मैंने अभी बता ही दिया था, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मनी, हर तरीके की वेल्थ। आपका बड़ा घर, बहुत शानदार घर है, उसको शुक्र रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा व्हीकल है आपका, बहुत बड़ा कोई कार है आपके पास, और वो खूबसूरत कार होनी चाहिए, लग्जूरियस कार होनी चाहिए, तो उसको वीनस रिप्रेजेंट करेगा। प्लेजर, किसी भी तरीके की आपका हैप्पीनेस, मैरिज को भी वीनस रिप्रेजेंट करेगा। सैटर्न, ये प्रोफेशन का कारक है। इनमें जितने भी कारकत्व हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। एल्डर ब्रदर, सर्विट्यूड, सेवा, गैम्बलिंग, लेजीनेस, जो सुस्त होते हैं लोग, उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है, और माइनिंग को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। अंडरग्राउंड जो भी चीज होती है, माइनिंग मतलब अंडरग्राउंड। राहु आपका ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉरेन ट्रेवल को राहु रिप्रेजेंट करेगा। इसको याद रखना कि हम जब भी जाएंगे, किसी का राहु से कनेक्शन हो रहा है, सूर्य का राहु से कनेक्शन हो रहा है, तो उसके पिता फॉरेन ट्रेवल में जा सकते हैं, या पुत्र फॉरेन ट्रेवल में जा सकता है। आपके जुपिटर का राहु से कनेक्शन हो रहा है तो आपके खुद फॉरेन ट्रेवल में जाने के चांसेस होंगे। इस तरीके से हम इनको कोरिलेट करेंगे, इसलिए सिग्निफिकेशंस पर पूरा ध्यान देना है। आपके घर की वॉल्स में यदि क्रैक आ रहा है तो ये कंसेप्ट बेसिकली वास्तु का है, मगर यहां पर भी यूज करते हैं, तो वो राहु है आपका। फर्दर आपका केतु है, वो मैटरनल ग्रैंडफादर को, नाना जी को रिप्रेजेंट करता है। हेयर, आपके बालों को रिप्रेजेंट करेगा। एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पर ग्रह है वो केतु है। ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी आपकी कठिनाइयां, परेशानियां हैं, उसे भी केतु रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्यूट है आपकी लाइफ के अंदर जितने भी आ रहे हैं, उन्हें भी केतु ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इंडिविजुअली यहाँ पर देखिए, मैंने इनको कारकत्वों को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक मैंने मेन लिखे हुए हैं और दूसरे जनरल लिखे हुए हैं, तो आपको मेन सभी को याद होने चाहिए। जनरल मैंने करीब करीब 25-30 कारकत्व हर प्लेनेट के लिखे हुए हैं, तो मेन आप रट लीजिए, बाकी को पढ़ लीजिए। जैसे सूर्य का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फादर, सन, गवर्नमेंट, किंग, सोल एंड ऑनर। आपका सम्मान भी सूर्य है, आपकी आत्मा सूर्य है, राजा भी सूर्य होता है, सरकार भी सूर्य है, पुत्र और पिता दोनों सूर्य हैं। ये मैंने बहुत सारे और सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से चंद्रमा है, इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको। मदर, माता को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पानी, लिक्विड, हर चीज को, डिसेप्शन, धोखे को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर, खर्चे को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा, बैड नेम, जो बदनामी है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा, और माइंड को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। मन का कारक भी चंद्रमा होता है, और ये मून के और भी सिग्निफिकेशंस है। मार्स के बारे में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, हस्बैंड, ब्रदर, पावर, एंगर, मशीनरी। तो गुस्से को मार्स रिप्रेजेंट करता है, पावर को भी, अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रदर को, छोटे वाले को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाता है मरकरी। तो मरकरी में आपको ध्यान रखना है, ये एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरे नंबर पर आपकी इंटेलिजेंस को मरकरी बताता है, बिजनेस को मरकरी बताता है, फ्रेंड कोई भी हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर,
लास्ट ब्रदर और सिस्टर बता चुका हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, किसकी कैसी बोली होगी, भाषा होगी, वो हम मरकरी के बेस पर डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति बोलने में अच्छा होगा बुरा होगा। इसके बाद हम जुपिटर पर आ जाते हैं। तो जुपिटर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ सिग्निफिकेटर है, आपके बारे में बताएगा, आपका गाइड और गुरु है, ऑनर है, द लॉर्ड, किसी भी चीज का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है, मालिक। प्रमोशन और एलिवेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, आपका नौकरी में प्रमोशन होगा, आप आगे बढ़ेंगे। ऑस्पिशियसनेस और सक्सेस, जिंदगी के अंदर सफलता को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा, शुभ कार्यों को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा, और आपकी जिंदगी के अंदर की समस्याएं दूर होंगी या नहीं होंगी ये भी जुपिटर पर डिपेंड करेंगी। आपका जुपिटर कितना बेटर प्लेस्ड है, उसका किन किन ग्रहों के साथ युति है या कंजंक्शन है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ की समस्याएं दूर होंगी या नहीं होंगी। फिर आता है शुक्र। तो शुक्र मैं ऑलरेडी बता चुका, फीमेल नेटिव को खुद को शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फाइनेंसेस को भी हम शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास कितना माल होगा, पैसा होगा, वो शुक्र है। हाउस, आपका घर या मेंशन, बड़े घर जो है वो शुक्र है। वाइफ भी शुक्र है, ब्यूटी, खूबसूरती भी शुक्र है, एल्डर सिस्टर, एल्डर डॉटर, डॉटर इन लॉ, जो मैं इन लॉ में अभी बता गया हूं, वो भी शुक्र है। इसी तरीके से सैटर्न, बाकी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न को बदनाम किया हुआ है, मगर यहां पर सैटर्न सबसे बेस्ट प्लेनेट है। वीनस एंड सैटर्न एंड जुपिटर, सारा कुछ आपका इन तीनों पर निर्भर करेगा। इसमें अशुभ कुछ भी नहीं होता सैटर्न में, हालांकि बृहद पारस और होरा शास्त्र में भी कहीं पर भी इसे पापी ग्रह नहीं लिखा गया है, मगर लोगों ने इंटरप्रेट जहाँ किया है उसे पापी लिख दिया है अपने हिसाब से, दिमाग के अंदर उन्होंने पहले से ही जज किया हुआ है कि सैटर्न पापी है। मगर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर सैटर्न आपके प्रोफेशन का कारक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ के अंदर प्रोफेशन। हमारी जिंदगी एक एज के बाद इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपका प्रोफेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो आपकी जिंदगी सेटिस्फैक्ट्री है, प्रोफेशन में ट्रबल है तो आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स हैं। तो सैटर्न यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। फर्दर एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रीवियस लाइफ कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि, इसको हम कर्म में फलदायक इसलिए बोलते हैं, ये कर्मों की सजा देता है। जो साढ़े साथी वगैरह आती है उसमें हम देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। एक्चुअली साढ़े साथी जो कंसेप्ट है वो नाड़ी का ही कंसेप्ट है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। इसके बाद आपका राहु है। तो राहु किसी भी बहुत बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर राहु कोई विचार लाएगा तो बहुत बड़ा करने के विचार लाएगा, एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएगा ये आपको। आपके अंदर यदि कुछ बुरा भी करना है तो हाई लेवल पर बुरा करोगे, अच्छा करना है तो हाई लेवल पर अच्छा करोगे। ये शेडो का प्लेनेट है, छाया का प्लेनेट है, और इसी तरीके से ये आपका फ्रॉड का प्लेनेट भी है। और रिलीजन में इसको मुस्लिम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुस्लिम से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसेप्ट ये है जो कल नहीं था वो राहु है, जो आगे नहीं होगा वो भी राहु है। तो वो ये कंसेप्ट है, बाकी मुस्लिम से रिप्रेजेंट करने का कोई बहुत लॉजिक नहीं है, और उससे हमें जाना भी नहीं है, रिलीजन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है केतु। केतु आपका डिवाइन प्लेनेट है, इसको बदनाम भी कर सकते हो, आपकी सारी परेशानियां यही क्रिएट करेगा, क्योंकि ये डिटैचमेंट और एंड है, किसी भी चीज का एंड है, ऐसा कहेंगे हम, आगे आपको बताऊंगा जब मैं कॉम्बिनेशन। शनि के साथ केतु आ गया तो आपके प्रोफेशन का एंड कर देगा। शुक्र के साथ केतु आ गया तो आपकी मैरिज को एंड कर देगा। मार्स के साथ केतु आ गया तो फीमेल नेटिव की मैरिज को एंड कर देगा। तो ये क्या होता है, जहां पर भी जिस चीज के साथ जाकर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा ये मैं बताऊंगा आपको आगे। तो केतु हर चीज का एंड है, ये मुक्ति है। मुक्ति कब मिलेगी, जब आप डिटैच होगे। जब तक आप सांसारिक या किसी भी चीज से अटैच्ड हो तो मुक्ति नहीं मिल सकती। आप यदि आपका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है तो आप क्यों मुक्ति की सोचोगे, मुक्ति की वही सोचेगा, वो जंगल में जाने की वो सोचेगा, किसी मठ या मंदिर में जाने की वो सोचेगा जिसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी, जिसका वाइफ या हस्बैंड से डिटैचमेंट होगा, वही साध्वी या साधु बनने की कोशिश करेगा। तो ये आपको साधु बनाता है, आपके जो भी काम है उनको अंत करने का काम केतु का है। तो ये डिवाइन प्लेनेट है, ये टेल एंड है, सॉल्वेशन, हर्मिट मतलब सन्यासी या नैरो स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मैंने राशि वगैरह के सिग्निफिकेशन लिखे हुए हैं, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, नहीं इनका कोई बहुत यूज नहीं है। हाउसेस के सिग्निफिकेशंस भी मैंने लिखे हुए हैं। कारकत्व प्लेनेट में अब ये ऑलरेडी मैं जो बता चुका हूं उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से मैंने बता रखा है। खुद के बारे में देखना है तो हम जुपिटर से देखेंगे,
शिक्षा या एजुकेशन के बारे में देखना है तो मरकरी से देखेंगे, फादर के बारे में देखना है तो सन से देखेंगे, हस्बैंड के बारे में देखना है तो मार्स से देखेंगे, वाइफ के बारे में देखना है तो वीनस से देखेंगे, प्रोफेशन के बारे में देखना है तो सैटर्न से देखेंगे, और मदर के बारे में देखना है तो मून से देखेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी आपकी कुंडली में अपने पिता के बारे में देखना है तो हम सूर्य की स्थिति देखेंगे, आपको हस्बैंड के बारे में देखना है तो मार्स की स्थिति देखेंगे। अब अपनी कुंडलियों में मैं आपको सिखाऊंगा, 2-3 क्लास के बाद आप देखना सीख जाओगे, तो अपने हस्बैंड के बारे में देख सकते हो और वाइफ के बारे में देख सकते हो। कुंडली में वो किन के साथ युति करके बैठे हुए हैं, उसी के बेसिस पे हस्बैंड का प्रोफेशन होगा, उसी के बेसिस पे हस्बैंड की सारी चीज़ें होंगी। फंडामेंटल कंसेप्ट भृगुनंदी नाड़ी, इसको मैं बोलूँगा BNN ग्रामर। ये अब ध्यान से इसको समझें। BNN में ग्रामर जो यूज होती है, जिन टर्मों को हम यूज करेंगे। अभी तक तो मैंने ग्रहों के कार्यकत तो आपको बताए थे, उनमें अधिकतर आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो अब यहाँ पर हम ग्रामर की बात करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या समझेंगे, हम देखेंगे ग्रहों की युति कैसे मानी जाती है, ग्रहों की दिशा क्या होती है, ग्रहों का एस्पेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो युति, दिशा, एस्पेक्ट वो आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है, उनसे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो माइंड में आप क्लियर कर लीजिए और इसे आप ध्यान से समझिए किस तरीके से है। दूसरी बात, आप YouTube पर इधर उधर जो वीडियो देखेंगे वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप जब तक मेरा कोर्स कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप ये भृगुनंदी नाड़ी के वीडियोस को जरूर मत देखना, क्योंकि 80% लोग इसको गलत पढ़ाते हैं। ये मैं उस बेस पे बता रहा हूं कि जो RG राव जो पढ़ाते थे उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, और किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। तो RG राव जो पढ़ाते थे उसे ही हम सही मानकर चलेंगे। बाकी लोग जो भी अपना बना रहे हैं वो उन्होंने किस हिसाब पे बनाया है मुझे वो आइडिया नहीं है। मगर जो मैं YouTube वगैरह पर मैं कभी वीडियोस देखता हूं तो उसमें मैं देखता हूं कि अलग अलग लोग अलग अलग कंसेप्ट हैं, वो एस्पेक्ट को भी युति बता रहे होते हैं बहुत सारे। तो कईयों ने वो क्लासीफाई किया है इतने परसेंट उतने परसेंट फल, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। आप कुछ दिन तक ग्रामर जब तक मैं करा रहा हूं, आप और वीडियोस को ग्रामर से रिलेटेड मत देखना, एक बार आप कर लो उसके बाद देखना, जिससे आप दोनों में डिफरेंस कर पाओ। ये यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर का जो हिस्सा है, उच्च और नीच के ग्रह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। वो आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो भी यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। प्लैनेट किस राशि में बैठा है उसकी इंपॉर्टेंस होगी। एक प्लैनेट उच्च का होकर बैठा है उसकी एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर होगी। एक प्लैनेट नीच का होकर बैठा हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर होगी। तो उच्च का सूर्य आपका एरीज या मेष राशि में होता है, अपने से 7वीं राशि में वो ही प्लैनेट नीच का हो जाता है। तो 1 साइन में सन उच्च का है तो 7 साइन में वो नीच का हो जाता है। उच्च का मतलब कंफर्टेबल। सूर्य मजे में है कहां पे, एरीज साइन में। क्यों मजे में, एरीज साइन खुद उस साइन है, आपकी अथॉरिटी की साइन है, एनर्जी की साइन है। और सूर्य राजा है, वो ऐसी जगह पर बैठ गए होगा जहां पे एनर्जी हो, अथॉरिटी हो, बाकी जगह पर वो उच्च का नहीं हो सकता। 7 साइन आपका देखिए लिब्रा साइन है, वीनस का साइन है, वो लिब्रा साइन वीनस का साइन है। तो वो आपका बैलेंस साइन है, उसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बिजनेसमैन टाइप लोगों का साइन है। वहां पर जो राजा है वो खुश नहीं होगा, वो प्रसन्न नहीं होगा, तो 7 साइन में वो नीच का हो जाता है। चंद्रमा 2 साइन के अंदर आपका उच्च का होता है। वृषभ राशि है, ये आपकी राशि वीनस की राशि है, सॉफ्टवेयर राशि है, उसके अंदर जाकर चंद्रमा उच्च का होता है। और वो 8 साइन में वृश्चिक का मतलब मंगल की राशि के अंदर वो नीच का हो जाएगा। तो मंगल आपको पता ही है कैसा ग्रह होता है, और मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा एक चंचल है, और मंगल की राशि एक गुप्त राशि है मंगल की। 8 साइन को, स्कॉर्पियो को हम गुप्त राशि बोलते हैं। तो वो जो चंचल है वो गुप्त राशि में थोड़ी बैठ सकता है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। डिग्री को आप यहाँ पे छोड़ दें, अभी उच्च नीच की डिग्री का वो कंसेप्ट मैं आपको डाउट में ले लेना, मेरे से पूछ लेना, मैं उसका अलग से जवाब दे दूंगा आपको। डिग्री से रिलेटेड उच्च नीच का जो होता है वो मैं आंसर दे दूंगा। अभी केवल राशि याद कर लें आप, और राशि का यूज करेंगे हम, डिग्री का यूज नहीं करेंगे उच्च नीच में। फर्दर आता है जो मरकरी है वो स्व राशि में ही उच्च का होता है 6 साइन में। इसके बाद बृहस्पति है वो चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है, और इसके बाद वो आपका 10 साइन में नीच का हो जाता है मकर राशि में, शनि की राशि में नीच का होता है। 5 साइन के अंदर कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं होता। इसके बाद शनि 7 साइन में उच्च का होता है, लिब्रा साइन के अंदर उच्च का होता है, और 1 साइन में वो नीच का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सभी प्लेनेट का मालूम होना चाहिए, कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर उच्च का है, किस में नीच का है। वैसे इनका पेयर है, जिसको लर्न करना हो वो मैं बता देता हूं। सूर्य और शनि का एक पेयर है,
सूर्य 1 साइन में उच्च का है, शनि 7 में है, तो सूर्य 7 में नीच का हो जाएगा, शनि 1 में नीच का हो जाएगा। जुपिटर और मार्स का एक पेयर है, जुपिटर 4 साइन में उच्च का है, मार्स 10 साइन में उच्च का है, तो जुपिटर 10 साइन में नीच का हो जाएगा, मार्स 4 साइन में नीच का हो जाएगा। तो 4-10 का कॉम्बिनेशन जुपिटर और मार्स का है। इसके बाद आपका मरकरी अपनी राशि में उच्च का होता है, तो उसका कोई पेयर नहीं है। चंद्रमा भी 2 साइन में उच्च का होता है, उसका कोई पेयर नहीं है। बाकी आपके पास यहाँ पर सूर्य शनि हो गए, बृहस्पति मंगल हो गए, और बच गए आपके पास बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, शुक्र एक्चुअली 12 साइन में उच्च का होता है जुपिटर की राशि में, और बुध अपनी राशि में होता है, तो शुक्र 6 साइन में नीच का हो जाता है और बुध 12 साइन में नीच का हो जाता है। तो ये 6 ग्रह एक दूसरे में, जो एक पर्टिकुलर प्लेनेट जहां पर उच्च का है, दूसरा प्लेनेट वहां पर नीच का हो जाता है। जैसे बुध 6 साइन में उच्च का है तो शुक्र 6 साइन में नीच का हो जाएगा, बुध 12 साइन में नीच का है तो शुक्र 12 साइन में उच्च का हो जाएगा। तो आपको ये याद होने चाहिए बेसिकली। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी इन BNN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए सबको। और ये आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है। जब आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, तो आप जब मेरी क्लास में बैठेंगे तो आपके पास ये नोटेड डाउन होना चाहिए। आपको याद रहता है तो ठीक है, आपने यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की होगी तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको याद होंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, मगर जो हैं वो हैं, इन्हें आपको एज इट इज याद रखना है, और भृगुनंदी नाड़ी में हम इन्हें ही यूज करेंगे। यहाँ पर फ्रेंडशिप का क्या मतलब है, एनिमिटी का क्या मतलब है, पहले ही समझ लें। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूं सूर्य सन अपने मून मार्स और जुपिटर इसके फ्रेंड है। इसका मीनिंग ये है सूर्य इन्हें फ्रेंड मानता है। सूर्य ये मान के चलता है कि मून मेरा दोस्त है, सूर्य मान के चलता है कि मार्स मेरा दोस्त है, और सूर्य मान के चलता है कि जुपिटर मेरा दोस्त है। मगर वो मानते हैं नहीं मानते इससे कोई नहीं मतलब है, इट इज ए वन साइडेड थिंग। जब मैं सन के फ्रेंड मून मार्स और जुपिटर को बोल रहा हूं, इसका मतलब सूर्य उन्हें अपना दोस्त मानता है। दोस्त मानता है का मतलब इनके साथ यदि ये बैठ जाएगा तो अच्छा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोस्त हैं। जैसे सूर्य और मार्स का जब भी कॉम्बिनेशन होता है वो आपका हार्ट डिजीज दे देता है, जबकि मार्स उसको, सूर्य मार्स को अपना दोस्त मानता है। तो इसमें दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो मैं पहले नंबर पे प्लेनेट बोल रहा हूं वो दूसरे नंबर के प्लेनेट्स को अपना दोस्त मानता है। दूसरे नंबर वाले पहले को मानते हैं या नहीं मानते वो एक अलग चीज है, वो सेपरेट इशू है। तो आप केवल ये ध्यान रखेंगे कि सूर्य किस किस को दोस्त मानता है, अपोजिट ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। इसी तरीके से सूर्य शनि को, शुक्र को और राहु को अपना दुश्मन मानता है। वैसे मैं आपको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, वो 100% नहीं लगेगा मगर आपको काफी याद हो जाएगा। यहां पर इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो आप प्लैनेट्स को। सूर्य, ये जो ऊपर लिखे हैं सूर्य, मून, मार्स और जुपिटर, ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सन, मून, मार्स एंड जुपिटर ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सूर्य राजा है, मून रानी है, जुपिटर मंत्री है और मार्स इनका कमांडर है। ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और मरकरी, वीनस और सैटर्न एक दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। और राहु केतु को भी वहीं ले जाओ अब करीब करीब। केतु वैसे मार्स जैसा होता है पर राहु केतु को अलग हटा देते हैं। तो सूर्य, मून, मार्स और जुपिटर ये सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये मान लो आप रफली। एक्सेप्शंस आर देयर। रफली जैसे आप सन का दोस्त निकालना चाहोगे तो वो मून, मार्स और जुपिटर होंगे, देख लीजिए। मार्स के दोस्त निकालना चाहोगे तो वो सन, मून एंड जुपिटर होंगे, देखिए मार्स के दोस्त सन, मून एंड जुपिटर हो गए। जुपिटर के दोस्त निकालना चाहोगे तो वो सन, मून और मार्स होंगे, सन, मून एंड मार्स हो गए। एक्सेप्शन है, जैसे मून का दोस्त एक्चुअली जुपिटर नहीं है, उसका मरकरी है मून का दोस्त, क्योंकि मून मरकरी को अपना दोस्त मानता है, मरकरी नहीं मानता। हालांकि मरकरी मून को अपना दोस्त नहीं मानता, मगर मून मरकरी को दोस्त मानता है, क्योंकि मून का मरकरी बेटा है। और मरकरी इसलिए नहीं मानता है, मरकरी मून का नाजायज बेटा है तो वो उससे नाराज है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि 4 प्लेनेट का एक कॉम्बिनेशन है, सन, मून, मार्स एंड जुपिटर। वो सब एक दूसरे को दोस्त एक दूसरे का मानते हैं। इसमें मून में एक एक्सेप्शन है कि मून जुपिटर को दोस्त नहीं मान के चलता, बजाय उसके वो मरकरी को दोस्त मानता है। और ये आपको चारों फ्रेंडशिप याद है, याद होगी इतने वर्बई। फर्दर मरकरी, वीनस और सैटर्न को आप ध्यान से देखो, वो सब एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। देखिए वीनस का दोस्त है मरकरी सैटर्न, सैटर्न का दोस्त है मरकरी वीनस, और मरकरी का दोस्त यहां पर सैटर्न नहीं है, सैटर्न की जगह सन है। सन और वीनस मरकरी के दोस्त हैं। क्यों मानते हैं मरकरी सन को दोस्त? उसके पास ही रहता है हमेशा, उसको दुश्मन मानेगा तो जिएगा कैसे?
तो मरकरी ये मान के चलता है सन मेरा ध्यान रखेगा। इसलिए जब भी मरकरी सूर्य के बहुत क्लोज हो, कंबस्ट हो, तभी भी फल देने की उसकी हैसियत होती है, बाकी की नहीं होती। जब मरकरी सन के बहुत क्लोज आ जाता है तभी भी हम ये मान के चलते हैं कि वो कंबस्ट उतना नहीं होता बाकी प्लेनेट जितना हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया हाउ टू लर्न इट, बाकी आपको लर्न करने पड़ेंगे कौन से प्लेनेट किसके फ्रेंड हैं और किसके एनिमीज हैं। अब यहाँ फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा भी उसे माने। जैसे मैंने कहा सूर्य का फ्रेंड मून, मार्स और जुपिटर है, इसका मतलब सूर्य मून को दोस्त मानता है, सूर्य मार्स को मानता है, सूर्य जुपिटर को मानता है। अब ये वाले इसे माने या नहीं माने अलग बात है, आपको अपोजिट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप था मरकरी, वीनस और सैटर्न, देखिए सन के तीनों वो हैं, सैटर्न और वीनस इसके शत्रु हैं और राहु भी शत्रु है। इनका सन का, मार्स का, मून का और जुपिटर का चारों का शत्रु राहु है। आप यहां पर देख लीजिए चारों का शत्रु राहु है। तो ये आपका इनको दो ग्रुप के हिसाब से इंडिविजुअली आपको लर्न करना पड़ेगा, पर मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आप सन, मून, मार्स और जुपिटर को एक पार्टी मान लें, इसके बाद मरकरी, वीनस और सैटर्न को दूसरी पार्टी मान लें। तो पहली पार्टी वाले प्लैनेट सब एक दूसरे के दोस्त हैं, एक आध एक्सेप्शन आपको मिलेगा, और दूसरी पार्टी वाले सभी प्लैनेट एक दूसरे के दोस्त हैं। राहु पहली पार्टी के चारों प्लैनेटों का दुश्मन है और केतु दूसरी पार्टी के दो प्लैनेटों का दुश्मन है, मरकरी और सैटर्न का। तो आप इसको जैसे भी लर्न करना चाहें, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अब आ जाता है आपको ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस, इस वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं करूंगा आपको। डायरेक्शंस का क्या रोल है, यहाँ पे युति क्या होती है, कंजंक्शन क्या होती है। इसके अंदर डायरेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं भृगु नंदी नाड़ी के अंदर। जो राशियां हैं उनकी डायरेक्शंस डिसाइडेड है। 159 जो राशि हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं जिसे पूर्व दिशा बोलते हैं। 2, 6, 10 जो राशियां हैं ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं जिसे साउथ डायरेक्शन बोलते हैं। 3, 7, 11 राशियां हैं ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 4, 8, 12 ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये माइंड में फिट कर लीजिए, इन्हें हम ट्राइन बोलते हैं, त्रिकोण। 1, 5, 9 एक दूसरे के ट्राइन में है। 2, 6, 10 एक दूसरे के ट्राइन में है। 3, 7, 11 एक दूसरे से ट्राइन में है। 4, 8, 12 एक दूसरे से ट्राइन में है। तो 1, 5, 9 राशियां आपको जब भी दिखेंगी आप कहोगे वो एक दूसरे से ट्राइन में है। हाँ ठीक है, 4, 8, 12 गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट है, नॉर्थ है। 4, 8, 12 नॉर्थ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। यहां पर देखिए ये आपका इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं पेपर पर। ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन यहां पे लिखते हैं, नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाएगी और वेस्ट उसके अपोजिट ईस्ट हो जाएगी। तो आपकी जो राशियां हैं ईस्ट डायरेक्शन में 159 आती है, साउथ डायरेक्शन में 2, 6, 10 आती है, वेस्ट डायरेक्शन में 3, 7, 11 आ रही है और नॉर्थ डायरेक्शन में 4, 8, 12 आ रही है। इसको आप थोड़ा समझे, मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा BNN इसी पर बेस्ड है, डायरेक्शनल चार्ट पर बेस्ड है। देखिए क्या है कि 159 तीनों एक ही डायरेक्शन में कैसे हैं। एक्चुअली 120 डिग्री का सेपरेशन है, यदि आप पूरे जोडियक में जाओ इनके बीच में 120 डिग्री का सेपरेशन है। आप ध्यान से देखना कि 1 साइन में जो नक्षत्र हैं, जिस प्लेनेट के 5 में भी उसी के हैं और 9 में भी उसी के हैं, और ये सभी नक्षत्र 120 डिग्री के बाद उसी प्लेनेट का नक्षत्र आ जाता है वापस से। जैसे केतु है आपका एरीज साइन में, मेष राशि में है, और केतु का नक्षत्र होता है आपका अश्विनी। इसके बाद उससे 120 डिग्री आगे जाओगे तो केतु का दूसरा नक्षत्र आ जाता है आपका, केतु का दूसरा नक्षत्र आ जाएगा मगा। उससे 120 डिग्री आगे जाओगे तो केतु का तीसरा नक्षत्र आ जाता है। तो देखिए केतु के तीनों ही नक्षत्र 120, 120, 120 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं। तो 159 राशियों में आपके जो नक्षत्र आते हैं वो सेम ही प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं, और जो सेम प्लैनेट के जो नक्षत्र हैं वो एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट को। इसी तरीके से यहां पर जो 2, 6, 10 राशियों में आप देखोगे तो जिस प्लैनेट के नक्षत्र 2 साइन में, उसी प्लैनेट के नक्षत्र 6 साइन में, उसी प्लैनेट के नक्षत्र 10 साइन में है। तीनों के नक्षत्र सेम ही हैं इन तीनों में।
इसी तरीके से आप 3, 7, 11 को भी देखोगे तो जिस प्लेनेट के नक्षत्र आपके 3 साइन में है उसी के 7 साइन में, उसी के 11 साइन में है। और ऐसे ही 4, 8, 12 में देखोगे कि 4 साइन के अंदर मतलब कर के अंदर आपका जुपिटर, सैटर्न और इसके अलावा बुध का नक्षत्र आता है मरकरी का। 8 साइन में भी जुपिटर, सैटर्न और मरकरी का नक्षत्र आता है। 12 साइन में भी जुपिटर, सैटर्न और मरकरी का नक्षत्र आता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम नक्षत्र आते हैं। यहां पे समझने की बात क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी जो प्लेनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे एक साथ माना जाएगा उन्हें। आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे, इस चीज को ध्यान से समझना। एक डायरेक्शन में जो भी प्लेनेट है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी प्लेनेट है, अब नॉर्थ डायरेक्शन में कौन से प्लेनेट होंगे, जो 4, 8, 12 राशियों में, उसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में मानेंगे और वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए माने जाएंगे एक साथ। इसी तरीके से आपके जो प्लेनेट 159 साइन के अंदर है, 159 में, वो ये माना जाएगा कि सभी के सभी ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। जो भी प्लेनेट आपके 3, 7, 11 में बैठे हुए हैं राशियों में, वो हम कहेंगे कि वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। और जो भी प्लेनेट 4, 8, 12 में बैठे हुए हैं वो हम कहेंगे कि वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठे हुए प्लैनेट्स को एक साथ बैठा हुआ माना जाएगा। तो आपका किसी भी कुंडली के अंदर 159 में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उन्हें हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेंगे। यहां पर देखिए, ये मैं एक कुंडली लगाई हुई है, डायरेक्शन का मतलब मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए तो मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट के अंदर अलग अलग राशियों में अलग अलग प्लैनेट बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन लिख दी है, ईस्ट लिख दी है, साउथ लिख दी है और वेस्ट लिख दी है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो राशियां आती हैं उत्तर दिशा में, वो आती हैं 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और ये पाइसेज। ये राशियां हैं, भाव नहीं है, ये ध्यान रखना। भाव का नाम भी नहीं लेंगे भृगुनंदी नाड़ी में, कभी एक बार भी भाव नहीं बोलूंगा, जब भी नंबर बोलूंगा राशि होंगी वो। ईस्ट में 159 आती हैं, साउथ में 2, 6, 10 आती हैं और वेस्ट में 3, 7, 11 आती हैं। देखिए, ये एक्चुअली ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी कुंडली में लग्न, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट। ये आपका जो 10वां भाव होता है ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो चौथा भाव होता है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 मेन डायरेक्शन होती हैं यदि आप कुंडली से देखना चाहो। जो सबसे पहले लग्न ईस्ट डायरेक्शन में मानी जाती है, इसके बाद ये साउथ आती है 10वां भाव, इसके बाद 7वां भाव वेस्ट डायरेक्शन आती है और चौथा भाव आपकी नॉर्थ डायरेक्शन आती है। अब यहां पर मैं इन प्लैनेट्स को डायरेक्शन में पुट करूंगा, इसको डायरेक्शनल चार्ट बोलते हैं। ये कुंडली है और सारा भृगुनंदी नाड़ी इसी पर बेस्ड है, इस डायरेक्शनल चार्ट पर। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शनल चार्ट बनाना सीखना है अभी। तो डायरेक्शनल चार्ट सीखना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले आप चाहो तो नॉर्थ डायरेक्शन के प्लैनेट को यहां पर रखेंगे। कौन से प्लैनेट आएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, जो 4, 8, 12 राशियों में है। इस कुंडली में आप ये देखना है बस 4 राशि में कौन सा ग्रह है। तो 4 राशि में कोई भी नहीं है। अब 8 में चले जाइए, मून बैठा हुआ है, यहाँ पर 8 साइन है। और 12 में जाइए तो जुपिटर बैठा हुआ है, ये नेपच्यून है, नेपच्यून को नहीं लेते। तो देखिए 4, 8, 12 के अंदर जो प्लेनेट आए वो है आपके मून एंड जुपिटर। तो मैंने हम यहाँ पर मून और जुपिटर को बिठा दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन के प्लेनेट हो गए। अब मैं यहाँ पर दूसरा देखूंगा कि ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से प्लेनेट हैं। ईस्ट का मतलब हो गया जो भी आपकी कुंडली के अंदर 159 राशियों में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, ये राशियां हैं। तो देखिए 1 राशि के अंदर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर वीनस और राहु बैठा हुआ है। ये आपका यूरेनस है, उसे नहीं लेना। तो मैंने देखिए वीनस और राहु लिख दिया। अब मैं गया यहाँ से 5 पर घूमता हुआ, 5 में कोई भी नहीं बैठा हुआ है। इसके बाद मैं गया 9 पर, 9 में भी कोई नहीं बैठा हुआ है। तो ईस्ट डायरेक्शन में मेरे पास 2 प्लेनेट आए, वीनस एंड राहु। तो ईस्ट डायरेक्शन के प्लेनेट्स को मैंने लिख दिया। अब मैं जाऊंगा साउथ या दक्षिण दिशा के अंदर। तो साउथ डायरेक्शन में जो राशियां आती हैं वो आती है 2, 6, 10। तो आपकी कुंडली को उठाइए, कुंडली में देखिए 2 साइन में कोई प्लेनेट बैठा है क्या, नहीं बैठा हुआ। 6 साइन में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो नहीं बैठा हुआ। 10 में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ये प्लूटो है, उसे हम नहीं लेते। तो 2, 6, 10 देखिए खाली है, यहाँ पर मैंने किसी भी प्लेनेट को नहीं बिठाया है। अब मैं जाऊंगा 3, 7, 11 वेस्ट दिशा में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो 3, 7, 11 में सबसे पहले मैंने 3 में जो प्लेनेट बैठा है वो लिखा, मार्स। इसके बाद मैं 7 में गया तो 7 में केतु बैठा हुआ है, तो देखिए केतु लिख दिया। इसके बाद मैं 11 में गया, 11 में बैठा हुआ है सन, मरकरी एंड सैटर्न। तो सन, मरकरी और सैटर्न लिख दिया। अब जो ये चार्ट बना लग्न कुंडली से देखना है, इसको डायरेक्शनल चार्ट बोलते हैं। भृगुनंदी नाड़ी का सारा गेम इसी पर बेस्ड है।
इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए और डायरेक्शनल चार्ट बनाना आना चाहिए। 3-4 कुंडलियों के डायरेक्शन चार्ट आप बनाओगे, कोई भी आप अपने बर्थ चार्ट के डायरेक्शनल चार्ट बनाओगे, तब हम उसको प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। मैं डायरेक्शनल चार्ट पे ही थोड़ा सा टाइम लूंगा। क्या मतलब है इस डायरेक्शनल चार्ट का? क्या मतलब है कि एक ही राशि के अंदर प्लेनेट बैठ गए हैं। हालांकि डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं यहीं पर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेरे पास एक कुंडली आई, तो मैं इसमें और कुछ भी नहीं करूंगा, सबसे पहले डायरेक्शनल चार्ट बनाऊंगा। अब इस डायरेक्शनल चार्ट को समझने की जरूरत है। ये डायरेक्शनल चार्ट ये कहता है कि एक डायरेक्शन में जो प्लेनेट बैठे हैं वो युति में है, कंजंक्शन में है, वो एक साथ बैठे हुए हैं। कुंडली से नहीं देखना, मुझे डायरेक्शनल चार्ट से देखना है। जो भी ग्रह एक डायरेक्शन में बैठे हैं वो युति में है। यहाँ पर वीनस और राहु की युति हो रखी है, मून और जुपिटर की युति हो रखी है, यहाँ पर मार्स, केतु, सन, मरकरी और सैटर्न की युति हो रखी है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने भी प्लेनेट बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे के युति में है। इनको हम बोलते हैं वो एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये भी कहा जा सकता है। एक दूसरे से 1, 5, 9 भाव में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से 1, 5, 9 में है। मतलब वो एक्चुअल में तो 2, 6, 10 में हो सकते हैं, 3, 7, 11 में हो सकते हैं, मगर एक दूसरे से 1, 5, 9 में होते हैं। त्रिकोण का मतलब होता है एक दूसरे से 1, 5, 9। तो यहां पर जब देखेंगे जुपिटर और मैंने लिखा था मून, तो देखिए जुपिटर से मून 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, चाहे वो राशि जिस मर्जी में आए हो। 4, 8, 12 में आए तो 4, 8, 12 एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं। 4 से 5वां भाव 8 होता है, 8 से 5वां भाव 12 होता है। तो यहां पर ये सब प्लेनेट एक दूसरे से त्रिकोण में है। मून और जुपिटर एक दूसरे से त्रिकोण में है, वीनस और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में है, मार्स, केतु, सन, मरकरी एंड सैटर्न एक दूसरे से त्रिकोण में है। तो यहां पर आपके पास नॉर्थ में जितने भी ग्रह आए, प्लेनेट आए, वो एक दूसरे से त्रिकोण में है। ईस्ट में जितने भी प्लेनेट आए वो एक दूसरे से त्रिकोण में है, और वेस्ट में जितने प्लेनेट आए वो सब एक दूसरे से त्रिकोण में है। और जो एक दूसरे से त्रिकोण में है वो यहां पर कंजंक्शन माना जाता है, वो एक दूसरे से युति में है, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं, ये मानकर आप चलेंगे। तो जब आपने डायरेक्शनल चार्ट बनाया, डायरेक्शनल चार्ट को देखते ही आपको चमत्कार हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से ग्रह युति में है। आपको पता चल गया वीनस के साथ राहु युति में है, मून के साथ जुपिटर युति में है, मार्स, केतु, सन और मरकरी और सैटर्न युति में है। ये सब प्लैनेट युति में है। तो ये यहाँ पर युति को मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं केवल डायरेक्शनल चार्ट का मतलब बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, जो भी कोई प्लैनेट चलता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसे यहां से कोई प्लैनेट चलेगा बाय द वे, तो चल के वो इसे आके मिलेगा, पहले यहां का प्लैनेट चलकर इसे आकर मिलेगा। तो 12 साइन में कोई प्लेनेट बैठा है तो वो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन के प्लेनेट से सभी से आकर मिलेगा। यहां से जुपिटर चला तो जुपिटर चल के सबसे पहले उल्टा नहीं चलेगा, ध्यान रखना, नॉर्थ से ईस्ट जाएगा। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, जबकि कुंडली में हम ऐसे चलाते हैं, इससे अपोजिट है, ध्यान रखना डायरेक्शन का कंसेप्ट। यहाँ पर साउथ है, साउथ के बाद ईस्ट आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, साउथ के बाद वेस्ट आएगा, वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा, नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी प्लेनेट आया तो 1 साइन के बाद वो आपका 2 साइन में जाएगा। हमें पता ही है 1 के बाद 2 में जाएगा, 1 से 12 में तो जाएगा नहीं। तो इस चार्ट में, डायरेक्शनल चार्ट में आप ध्यान रखना, जब उस प्लेनेट को मूव कराएंगे तो वो इस तरीके से मूव कराएंगे जिसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, कि नॉर्थ के बाद ईस्ट में आएगा। कोई प्लेनेट 1 साइन में है तो वो 2 में आएगा, 5 में तो वो 6 में आएगा, 9 में तो वो 10 में आएगा, 2 वाला 3 में जाएगा, 6 वाला 7 में जाएगा। तो यहाँ का प्लेनेट चलकर यहाँ पर जाएगा। तो अभी किसी ग्रह की स्थिति यहां पर है तो कुछ समय के बाद ये होगी, कुछ समय के बाद ये होगी। तो ये जो प्लेनेट है इस जगह पर जाएगा। यहां पर जो प्लेनेट है उसके ये अपोजिट है, साउथ वाला। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं प्लेनेट, एक दूसरे को दृष्ट करेंगे, ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगे। यहां पर जो 3, 7, 11 में जो प्लेनेट है वो इन्हें एस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट का मतलब हो गया एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। तो इसमें एस्पेक्ट और कंजंक्शन के 2 कंसेप्ट होंगे। अभी मैं डायरेक्शनल चार्ट के बेस पर आपको समझा रहा हूं, इसको मैं और भी समझाऊंगा, मगर ये इससे भी आप समझ सकते हो एस्पेक्ट और कंजंक्शन और कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्शनल चार्ट बनाया, डायरेक्शनल चार्ट में जो प्लेनेट एक साथ बैठ गए जिस भी डायरेक्शन में, वो सब एक दूसरे से कंजंक्शन या युति में है। और जो प्लेनेट आपके अपोजिट आकर बैठ गए, अपोजिट केवल बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं, वो प्लेनेट उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हैं।
अपोजिट जो जाकर बैठे, जैसे इसके मून और जुपिटर के अपोजिट कोई भी नहीं है, वीनस और राहु के अपोजिट मार्स, केतु, सन, मरकरी एंड सैटर्न है, वो इनको एक्चुअली एस्पेक्ट करेंगे। युति का यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको जो यहाँ पर बताया है, ग्रामर का एक हिस्सा बताया है, वो ग्रामर का हिस्सा मैंने आपको बताया कि डायरेक्शनल चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है। डायरेक्शनल चार्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर ये दो लाइन बनाएंगे नॉर्थ, और इसको बनाने का तरीका होता है ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, और यहाँ पे डब्ल्यू और ई, वी जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है हम, तो डब्ल्यू ई लिख लीजिए, ये डायरेक्शन रखते हैं हम हमेशा। आपके जो भी प्लेनेट 4, 8, 12 राशियों में, ये राशि हैं, भाव नहीं है, उन्हें यहाँ लिख दिया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में माने जाएंगे। जो भी 1, 5, 9 में उन्हें यहाँ पे लिख दिया, जो भी 2, 6, 10 में उन्हें यहाँ पे लिख दिया, 3, 7, 11 में जो उन्हें यहाँ पर लिख दिया। जो भी प्लेनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं वो सब एक दूसरे से युति में माने जाएंगे, और जो भी प्लेनेट एक डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं उन्हें हम एस्पेक्ट में मानेंगे। युति और भी होती है, ये भी युति है, ये वाले प्लेनेट और ये वाले प्लेनेट युति में माने जाएंगे। इससे पीछे वाले, अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले प्लेनेट्स को भी यहां पर युति मानते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, मगर अपोजिट वाले प्लेनेट को युति नहीं मानते। बस इतना सा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जो प्लेनेट डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं वो एस्पेक्टेड प्लेनेट होंगे, दृष्टि मानी जाएगी, और जो प्लेनेट एक साथ बैठे हैं, जो प्लेनेट उससे जस्ट पीछे हैं, वो आगे चल के यहां पर आएंगे, ये प्लेनेट आगे चल के यहां पर जाएंगे, तो ये प्लेनेट इससे भी युति में है और ये प्लेनेट इससे भी युति में है। एक मिनट, हाँ डायरेक्शन बदल गई, ये प्लेनेट इससे भी युति में है, ये प्लेनेट इससे भी युति में है। और आगे बताता हूं, देखिए ये एक और मैंने कुंडली ले ली है यहाँ पर, और इसी को समझाने के लिए कि हम क्या करेंगे, तो ये हालांकि रेट्रो का बता रखा है, चलो रेट्रो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन पर ही जाते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। जो मैंने आपको डायरेक्शनल चार्ट बनाने का कंसेप्ट बताया, इसके बेस पर युति क्या होती है, इसके बेस पर एस्पेक्ट क्या होता है, अभी इस पर युति और एस्पेक्ट पर हमारी अगली क्लास भी होगी, उसमें भी मैं आपको युति और एस्पेक्ट ही बताऊंगा। तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्शनल चार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4, 8, 12 राशियां हैं, वो उत्तर दिशा है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। 1, 5, 9 राशियां ईस्ट या पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। 2, 6, 10 राशियां साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 7, 11 राशियां वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। हमें करना क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कि कोई भी आपने कुंडली ले ली, और कुंडली के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी प्लैनेट आपके 4, 8, 12 में बैठे हैं उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन में लिख दीजिए। 1, 5, 9 में बैठे हैं उन्हें ईस्ट डायरेक्शन में लिख दीजिए। 2, 6, 10 में बैठे हैं उन्हें साउथ डायरेक्शन में लिख दीजिए। अब यदि मैं इस प्लेनेट को चलाऊं तो वो इस तरीके से चलेंगे। आपका मून आगे जाकर इन्हें मिलेगा, वीनस और राहु को। जुपिटर आगे जाकर वीनस और राहु को मिलेगा। इसके बाद ये वीनस आगे जाके यहाँ पर कोई भी प्लेनेट है तो किसी को भी नहीं मिलेगा इस जगह पर। तो इस तरीके से प्लेनेट को हम मूव कराते हैं। मूव कैसे कराएंगे उस पर हम आगे बात करेंगे अभी। और किसी भी राशियों से अपोजिट डायरेक्शन में जो बैठे हैं वो हम उसे एस्पेक्ट मानते हैं। एक साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं ये एक डायरेक्शन में, वो युति में माने जाते हैं। उनसे पीछे यहाँ पर जो बैठे हैं वो भी युति है, और आगे जो बैठे हैं वो भी युति है। जैसे यहाँ पर देखिए, मून और जुपिटर वीनस और राहु से भी युति में है, और मून और जुपिटर इन पांचों से भी युति में है। अब वीनस और राहु मून और जुपिटर से युति में है, इनसे पीछे बैठे हुए हैं, और यहाँ आगे कोई नहीं बैठा हुआ तो कोई बात नहीं, ये इनसे युति में है। मगर जो प्लेनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इस डायरेक्शनल चार्ट में, अपोजिट का मतलब ईस्ट डायरेक्शन के अपोजिट वेस्ट होगा और नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, तो वो प्लेनेट एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं उसे एस्पेक्ट मानते हैं। युति और एस्पेक्ट का आपको इसके अलावा कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना। आपको जिसने भी जो बता रखा है उसे आप भूल जाइए। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। आप डायरेक्शनल चार्ट बना लीजिए। इसको मैं बगैर डायरेक्शनल चार्ट भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मैं डायरेक्शनल चार्ट के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप एक डायरेक्शनल चार्ट क्रिएट कर लीजिए। डायरेक्शनल चार्ट में जो भी प्लेनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठे हैं वो युति में है, और उनसे पीछे और पीछे आगे वाली दिशा में जो प्लेनेट बैठे हैं वो भी युति में होंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं वो प्लेनेट उन्हें एस्पेक्ट करेंगे। इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि आपका यहाँ पर जो भी राशि हैं, अब इनका डिटेलिंग युति में बाद में बताऊंगा। ये नहीं कि ये सारे के सारे युति में होंगे, उनका कुछ अलग कंसेप्ट में बताऊंगा, पर यहाँ पर आप ये मानकर चलें कि इस जगह पर जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो आगे चल के यहाँ पर इनसे जाके मिलेगा, इस जगह पर जो बैठा हुआ है वो आगे चल के इनसे जाके मिलेगा।
तो यहाँ वाला जो प्लेनेट है उन पर इसका भी इन्फ्लुएंस है और आगे वाले का भी इन्फ्लुएंस होने वाला है फ्यूचर में जाकर, इसलिए हम इसको युति में मानते हैं। इंडिविजुअल राशि और चार्ट के बेस पे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ट्राइन के सभी प्लेनेट को युति में मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को आप इजीली समझ सकते हो, और कौन एस्पेक्ट होता है, 3 7 11 ऑलवेज एस्पेक्ट होता है, तो उसको एस्पेक्ट को भी मैं बाद में बताऊंगा। बहुत सारे लोग 3 7 11 को भी, अपोजिट डायरेक्शन को भी युति मानकर चलते हैं, मगर अपोजिट डायरेक्शन युति नहीं होती। अब मैं डाउट्स लूंगा आज की क्लास में और आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। हेलो सर। हाँ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया आप लोगों ने। आपने भी जितना बेस मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सिस्टम से अच्छी तरह से समझाया, मुझे अच्छा लगा आपका। जी जी जी, कोई डाउट्स है सर? नहीं, कोई डाउट नहीं वैसे। अच्छा। अभी वो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना आगे हम लोगों को, सब प्लैनेट के बारे में, सिग्निफिकेंस वगैरह उसके सब कुछ। संजय जी आप संजय जी आप पूछिए, संजय मांडलिक जी। सर खाली एक ही क्वेश्चन जी, ये बेसिक और एडवांस में सर मतलब कोई डिफरेंस होगा? मतलब ये जानना है सिर्फ। बेसिक को जब मैं एडवांस बना दूंगा तो मैं आपसे 40,000 लेने लग जाऊंगा। तो सर नहीं, वो आपका एडवांस भी यही सीखना है डिफरेंस है, और कोई इसके। डिफरेंस नहीं है। जिस दिन मैं इसका नाम एडवांस रखूंगा ना, तो मेरी फी 5 गुना हो जाएगी। आप मेरा बेसिक कर लीजिए और कहीं से एडवांस कर लेना, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। नहीं सर, तो आपका एडवांस सीखना है। तो नहीं, ये एडवांस ही करा दूंगा मैं इसी में, आप चिंता मत करो। धन्यवाद सर, थैंक यू हाँ, थैंक यू आपको थैंक प्रेडिक्शन करना आ जाएगा, ज्योति कृष्णन मैम। यू सर। जी। सर एक आपके YouTube के फ्री वीडियो देख के ही मैं अच्छे प्रेडिक्शन करने लगा हूँ सर। ये डेफिनेट बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। चलो अच्छी मेरे बात है। मेरे पास आपके 10 चार्ट है लाइव एग्जांपल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो ऑब्जेक्टिव ही है हमारा। जी, प्रेम कुमार जी। ऐसा ऐसा है तो फिर आधा मेडिसिन बन जाएंगे जी, आधा डॉक्टर बन सर नमस्ते सर। जाएंगे। ऐसा आधा आधा कहना, आधा डॉक्टर बन जी जाएंगे। जी जी, मैम ठीक है, पूछिए ज्योति आप मैम को। एक मिनट, प्रेम कुमार जी एक मिनट रुकिए, ज्योति मैम बोल रही हैं, पूछिए मैम। ऐसे कह रहे थे ना, वो भी यूट्यूब में तो इतने थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, 20 मिनट्स का 50 मिनट एलाबरेट तो नहीं होता। इतना इतना सीखा तो हाफ डॉक्टर बन जाएंगे। ये सिर्फ आइडिया के लिए वो ठीक है, व्हाट इज BNN, व्हाट जी इज जी ठीक है, जी वो जी ठीक जी है थोड़ा बहुत। जी। एंड सेकेंडली आपने वो डायरेक्शन बताए थे ना, हाँ, वो वो ऊपर से जाता है, वो थोड़ा बताएंगे। द प्लैनर्स हाउ दे टेक द डायरेक्शन आपने। नहीं डायरेक्शन का मतलब क्या आपको ये नहीं समझ में आया किस डायरेक्शन में प्लेनेट आएगा, या ये कैसे मूव यूजुअल कर? डायरेक्शन ना, क्या जी? वैसे यूजुअल डायरेक्शन ना, वैसे ये तो कैंसर से लियो, लियो से ऐसा ही है ना, हाँ बिल्कुल वही है। सेम डायरेक्शन ना। हाँ ओके, सेम है, सेम है। क्योंकि आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो मुझे नहीं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसलिए कि वो जो मैंने क्लॉकवाइज तो चार्ट उल्टा। बनाया है उसमें हम उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव करेंगे। नहीं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो 4 से 3 3 2 ऐसा हो जाएगा ना वैसे। नहीं नहीं, क्लॉकवाइज हमने तो जो चार्ट बनाया है उसमें 4 से 5 ही जाएगा क्लॉकवाइज में। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल है, सर। नॉर्मल है। ओके जी, प्रेम कुमार जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, ये डायरेक्शन बनाते हैं ये तो सही है, पर इसमें कोई तो 3 5 3 11 ले लेते हैं, कोई 2 12 ले लेते हैं, इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें लेने कितने चाहिए? आप ऐसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में एक बात बोली थी कि आप अभी अगली 5 6 क्लास तक कोई और वीडियो ना देखें, मेरे कोर्स को करते रहें, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। हाँ सर, इसी मार तो पूछ रहा। हाँ नहीं, आप करते रहें, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो बताना। मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप 4 5 क्लास केवल वेट करें बस। ठीक सर, ठीक है। कोकिला मैम। जी सर मुझे भी ये पूछना है, शायद अभी तो आपने बताया नहीं कि जब प्लैनेट मूव करेगा तो कौन कौन से लेने हैं, 2 12 3 11, क्या लेना है क्या नहीं लेना सर? मैडम मैं आपको पता है सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा एक एक चीज, तो वो ठीक है आप सर, थोड़ा सा वेट कर लें बस। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। परवीन जी। वन मोर पॉइंट जी, एक्सक्यूज मी जी।
सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर ये जैसे मून उसके बुध के आगे आपने इम्पल्सिव लिखा हुआ था ना सर, हाँ तो उसके आगे मून और राहु भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में ना। मतलब मून राहु के मिल मिला के कारकत्वों को केवल दे देता है बुध। ओके। मून राहु भी तो तो इम्पल्सिव बनाता है ना, हाँ, तो वो भी बनाता है मरकरी। जैसे जो उत्तर कालामृत में जो उनके ग्रहों के वो दे रखे हैं सर कारकत्व, नहीं वो यहाँ पे उत्तर काला मत को मत लगाओ, ये अलग है। वो अलग है ना उससे। हाँ यहाँ पे जो मैंने जी, लिखा है वो यूज होंगे बस। वो सफिशिएंट है तो उनको कर ले बस। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। मोहन जी। सर ये आपने ना जो फ्रेंड और एनिमी बताए थे, हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ ग्रह नहीं लिखे थे आपने, तो वो तीसरे भी कुछ होते हैं क्या? जैसे आपने वो न्यूट्रल है, सन वो के सब फ्रेंड, वो न्यूट्रल वो है। न्यूट्रल है। हाँ ठीक है, चलिए सर जो एक नहीं दूसरा लिखे सवाल गए ये वो था। न्यूट्रल है। ठीक है, जी एक और सवाल था कि आपने इसमें दो टर्म यूज की थी, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन। हाँ। इसका क्या मतलब है, अलग अलग क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों शब्दों इनमें में? सर डिफरेंस होगा, वो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करेंगे इन दोनों के बेस पे करेंगे। ट्रांजिट तो वही है जो आप जानते हो, हाँ जी, प्रोग्रेशन हाँ अलग जी, है, मगर यहाँ पे एप्लीकेशन डिफरेंट होगा ट्रांजिट का। चल ठीक है। एक्सक्यूज मी जी, राहु केतु का ये है क्या, एग्जॉल्टेशन है क्या, नहीं उच्च है, नीच? नहीं है। नहीं, ठीक है, थैंक यू। अग्रवाल साहब। सर नमस्कार, एज यूजुअल बहुत बढ़िया। ये पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं बीएनएन, तो इसलिए सर इसमें बहुत मजा आपसे आने वाला पढ़ना। है, आप बिलीव करिए, इसमें एंजॉयमेंट करेंगे आप और प्रेडिक्शन देंगे क्लास में बैठे बैठे। नहीं, आई एम 100% श्योर। आपके साथ जुड़ करके मुझे बहुत बहुत खुशी है, हार्दिक। जी जी जी। तो एक चीज इसमें जो जो मैंने देखी, वो आपने सन को पुत्र और पिता दोनों का ही सिग्निफिकेशंस बताया। जी जी जी। इसको सर जो समझ में आए तो क्लैरिफाई करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा, ये कैसे? नहीं नहीं, इसमें क्या होता है ना कि जो सूर्य है वो आपका पिता भी राजा है पुत्र भी राजा है, बेसिकली ये मानकर चलते हैं हम। तो कब कैसे किसका रोल हो जाएगा, जब ये कैसे? आप पुत्र को देख रहे हो तभी भी हमें सूर्य से देखना है, और पिता को देख रहे हो तभी भी सूर्य से देखना है। जैसे तो मुझे सर पुत्र जी के बारे में कुछ देखना है, ठीक है, जी तो मैं उस कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति देखूंगा, हाँ, और सूर्य के बेस पर मैं प्रेडिक्शन दूंगा, पुत्र की भी और पिता की भी, दोनों की। प्रेडिक्शन तो का जी जी प्रेडिक्शन का तरीका बदल जाएगा कि पुत्र मेरे पैदा होने के बाद पैदा हुआ है और पिता मेरे पैदा होने से पहले पैदा हुए हैं, तो उस तरीके से मैं उसको इंटरप्रिटेशन कराऊंगा मैं आपको। अच्छा, ठीक, चलिए, मतलब लेट अस वेट एंड वॉच। हाँ वो इसलिए दोनों मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, तो मैं बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर हमको तो प्रेडिक्शन का साथ साथ सॉल्यूशन भी चाहिए सर। हाँ सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं, जब प्रेडिक्शन पे आने तो, अभी तो पहली क्लास है। हाँ वही बोल रहा हूँ अरे सर, अभी आप मेन तो सॉल्यूशन है सर। एक मिनट, अभी वो क्वेश्चन पूछिए जो मैंने आज की क्लास में पढ़ा है, वो आज कोई ठीक है सब सर, बढ़िया है। वो जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तब सॉल्यूशन पूछना। हेमलता मैम। सर आज की क्लास तो अच्छी लगी, इसमें एक दो चीजें, इसमें ऊंच नीच नहीं होते क्या सर? उच्च का ग्रह नीच बताया ना मैंने, ऊंच नीच। अच्छा बताया था मैं, हाँ, फिर मेरा से हुआ होगा। मैंने बताया था एक्सोल्टेड कौन सा प्लेनेट कहां पर होता है, पर उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, अलग तरीके से होगा, वो मैं बताऊंगा जब यूज होगा। ठीक है जी ठीक है। वंदना मैम। राधे राधे भैया। राधे राधे। मैंने बीएनएन किया हुआ है, 2-3 जगह से किया, लेकिन मुझे आपसे ये लगता है कि ये पिक्चर कुछ हटके ही होगी। पता नहीं क्या होगा। मतलब ये कोर्स हटके ही होगा। नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपसे सीखने वाला बंदा जो है ना, डेफिनेटली वो डिफरेंट ही होगा। ये मतलब पिक्चर कहते हैं ना, बहुत फैंटास्टिक थी, सबको देखनी चाहिए। तो मैं तो यही कह रही हूँ, जो भी इस वीडियो को सुनेगा तो सब किसी को ये कोर्स करना चाहिए। ये डिफरेंट, आप बिल्कुल डिफरेंट सिखाएंगे। थैंक यू। कविता मैम।